बस बस वही नॉर्मल 90 माइनस थीटा वाले और 0 से 90 के वैल्यू वाले, बस वही स्ट्रक्चर पड़े हैं। और तुम्हारे नारायण साहब नहीं आए अभी, हाँ। और बेचारा नकुल अकेला पढ़ा है यही। ट्रिग्नोमेट्री में अपन फॉर्मूले पे चल रहे थे, जिसमें से फॉर्मूले अपने कहाँ तक हो गए थे मेरे हिसाब से, ए प्लस बी वाले कुछ अपन ने प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले कवर किए हैं, ठीक है। और अपन ने 15 और 75 वाली वैल्यू कवर की हैं। अभी अपन 2 थीटा और 3 थीटा और साइन सी और साइन डी इन फॉर्मूलों पे पहुंचेंगे कुछ टाइम में, है ना। थोड़ा सा जरा आज वैल्यू के फ्लो का एक बार क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, वैल्यू चार्ट का, जो सबके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए एक बार में। जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ रहती हैं उनका जो अंदाज़ा रहेगा एक वो, जैसे अपने पास अभी अपन 90 तक की बात करेंगे। 90 के ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उसकी एक क्लास अपने पास अलग से डली है उसी में ऑनलाइन में, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू चार्ट के नाम से। तो 90 से ऊपर की जितनी वैल्यू होती हैं, 90 से ऊपर की जितनी वैल्यू होती हैं वो बना ली जाती हैं, वो याद नहीं करी जाती। 90 से ऊपर की सही वैल्यू बना ली जाती है। मेरे हिसाब से तुम्हारी क्लास हो गई है वो वाली, हाँ, 90 से ऊपर वाली, है ना। तो जब ऑनलाइन देखो साथ में तब बता देना हो, है ना। ये कुछ वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा लग रहा होगा जैसे 15 का पहाड़ा चल रहा है, 15 की टेबल चल रही है, लेकिन इसमें 15 और 75 मौजूद नहीं है। 15 और 75 और होता तो पूरी वैल्यू चार्ट बन जाता 15 की टेबल वाला, लेकिन 15 और 75 की वैल्यू थोड़ी सी टफ है। 15 और 75 की वैल्यू जैसे कि अपने पास साइन 75 होता है, अब साइन 75 होता है √3 + 1 अपॉन में 2√2, और जबकि हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू लिख रहे होते हैं, 0 की 0, 30 की 1/2, 1/√2 और √3/2 एंड 1, बस इतनी लिख रहे होते हैं। अब इसी के अंदर अगर हम 75 में √3 + 1 अपॉन में 2√2 लगा दें तो वैल्यू बहुत ऑड हो जाएगी बच्चे के लिए याद करने के मामले में, इसीलिए वो संग में नहीं लिखी जाती है। साइन 75 तुम्हारा कॉस 15 के इक्वल हो जाता है, ये तो 10th में भी पढ़ा है अपन ने। कैसे कि जैसे साइन 75 को मैं साइन 90 - 15 लिख सकता हूँ, साइन 90 - 15 लिख सकता हूँ इसको, और जब 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 90 की वजह से साइन का क्या बन जाता है, कॉस, और 15 अपनी जगह पर रहता है। और 90 से कम करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी वैल्यू प्लस की रहती हैं, तो ये कॉस 15 के इक्वल हो जाता है। साइन 75 तुम्हारा कॉस 15 के इक्वल होगा, है ना। ऐसे ही तुम्हारा कॉस 75 साइन 15 के इक्वल होगा, टेन 75 कॉट 15 के इक्वल होगा, और कॉट 75 टेन 15 के इक्वल होगा। चारों की वैल्यू एग्जैक्ट हमें याद होनी चाहिए। टेन 75 की वैल्यू कितनी थी भाई, क्यों भाई नकुल, टेन 75 की वैल्यू, अरे रूट तो था, कुछ तो था, हाँ। टेन 75 बेटा, ये तो अपन वाली ये वैल्यू थोड़ी याद करनी थी, वैल्यू तो ये वाली याद करनी थी, 2 + √3 वाली, ये वाली √3 + 1 और √3 - 1, वो तो इसका बाद में सॉल्यूशन होता है, ये प्रॉपर फाइनल आंसर थोड़ी हुआ। फाइनल आंसर क्योंकि इसमें ये नंबर लगा है, रूट लगाया अपन में, रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आ पाएगी, है ना। इसीलिए वैल्यू ये वाली याद करके रखनी पड़ती है, 2 + √3 वाली और 2 - √3 वाली। टेन 75 की वैल्यू 2 + √3 रहती है, और टेन 15 की वैल्यू 2 - √3 रहती है, ये वैल्यू रहती है अपने पास, ठीक है। देखो तो 75 और 15 की अगर हम वैल्यू याद कर लें तो ये मान के चलो कि 15 की टेबल में जितनी वैल्यू आने वाली हैं 90 के बाद की भी सब वैल्यू हमें याद हो जाएंगी, क्योंकि सब वैल्यू का तुम इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे 105 था तो 105 को मैं साइन 90 + 15 लिख रहा था, तो वो 15 के फॉर्मेट में आ जाएगी। साइन 105 इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 + 15, तो 15 के फॉर्मेट में आ जाएगी ये। ऐसे ही करके मान के चलो कि अब साइन 1 तुम्हारा जैसे कि हो जाए 105 हो गया, ये उधर की साइड में 165 आ जाएगा एक टेबल में, 15 की टेबल में, तो वो तुम्हारा 180 - 15 हो जाएगा, ऐसे करके
कन्वर्ट हो जाती हैं वैल्यू। ठीक है, बीच में 120, वो तो तुम्हारा 90 + 30 हो जाएगा ऐसे, तो 30-15 के फॉर्मेट में सब आ जाएंगे। बाकी का ये वैल्यू है जो हमें पहले से एकदम प्रॉपर सही अंदाजे में होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है साइन थीटा की, ये 0 से लेके कहां तक पहुंच रही है, 1 तक। ये 0 से स्टार्ट हुई, 0.5 पे आ गई, 0.7, 0.85 एंड 1, ये वैल्यू है। अगर तुम डिवाइड करोगे तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, डिवाइड कर दोगे इसके आसपास आ जाओगे। √3 की वैल्यू 1 होती है तुम्हारे पास 1.73, डिवाइड कर दोगे इसके आसपास आ जाओगे, है ना। तो 0 से लेके कहां तक पहुंच गए तुम, 1 तक। क्या 90 से ऊपर जाने पर क्या कोई नया नंबर आएगा, नहीं आने वाला। 90 से ऊपर भी तुम कहीं तक भी पहुंच जाओ, लाखों करोड़ों में वैल्यू तक, कोई भी नया नंबर नहीं आता, नंबर यही रहते हैं 0 से लेके 1 तक। बस चिन्ह बदल सकता है, चिन्ह बदल सकता है। तो अगर मैं इनका चिन्ह बदल दूं तो ये माइनस के हो सकते हैं, ऐसे बहुत से बहुत, है ना, या फिर तो प्लस के रह सकते हैं या फिर तो माइनस के रह सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम्हें यहां पर एक चीज साफ दिखाई देगी कि अगर इसके अलावा नंबर नहीं बनना तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो -1 से शुरू होगी, 0 तक पहुंचेगी, 0 के बाद कहां तक जाएगी, 1 तक। बस यही रहेगा साइन थीटा की वैल्यू में। क्या इसके नीचे की कोई वैल्यू आ रही है अपने पास, देखो जरा, क्या इसके नीचे की कोई वैल्यू है, -1 से नीचे की, -2, -3, क्या ऐसी कोई वैल्यू बन पा रही है। अब तुम सोचो क्या पता आगे बन जाए, बनेगा ही नहीं। अपने ने बोल के रखा है 90 से ऊपर तुम कहीं पे भी पहुंच जाओ लाखों करोड़ों तक, कोई नया नंबर बनेगा ही नहीं, नंबर तो यही वाले रहेंगे। जब नंबर यही वाले रहेंगे तो तुम 1 से तो ऊपर जा ही नहीं रहे, ना तो तुम इधर 1 से ऊपर जा रहे और ना तो इधर तुम -1 से नीचे जा रहे, तुम -1 से +1 के बीच में ही हो। तुम्हारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट रहते हैं भाई, ये और ये 3 टाइप के ब्रैकेट रहते हैं अपने पास भाई। ठीक है, अगर मैं इसमें वैल्यू लिख रहा हूं 1 to 10, 1 to 10 और 1 to 10 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 2 नंबर्स लिखे जाते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब है बेटा कि 1 से लेके 10 के बीच की पूरी वैल्यू आएंगी, 1 से लेके 10 की बीच की पूरी वैल्यू आएंगी, 1 और 10 नहीं आएगा, ध्यान रहे, 1 और 10 नहीं आएगा, 1 और 10 के बीच की पूरी वैल्यू आएंगी। अब 1 और 10 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है भाई, कितनी वैल्यू हो सकती है भाई नकुल, 1 और 10 के बीच में 8 या 9 ही गिन रहे हो, इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि हमने ये तो बोला ही नहीं कि नेचुरल नंबर चाहिए, अपने ये तो बोला ही नहीं नेचुरल नंबर चाहिए भाई, अपने तो ये ऐसे बोला ना कि 1 और 10 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है। तुम भैया 1 और 1.1 के बीच में वैल्यू निकाल लो, उसी में इनफाइनाइट आ जाएंगी, उसी के बीच में इनफाइनाइट आ जाएंगी। तो 1 और 10 के बीच की हर एक वैल्यू इस ब्रैकेट में आएगी, 1 और 10 खुद नहीं आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 1 और 10 आएगा, बस बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी, बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये होता है इन दोनों का कॉम्बो, इसमें तुम्हारा 1 और 10 भी आएगा और बीच की पूरी वैल्यू भी आएंगी, ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो अभी इन ब्रैकेट्स का अपन को काम पड़ेगा भाई, इन ब्रैकेट्स का अपन को काम पड़ेगा, इन तीनों ब्रैकेट का की जानकारी अपन को होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस वैल्यू के बारे में अपन ने देखा कि वैल्यू 0 से लेके कहां तक पहुंच रही है, 1 तक, नीचे भी जा रहे हो तो कहां तक पहुंच रही है, -1 तक, ना तो -1 से नीचे जा रही ना +1 से ऊपर जा रही। सेम तरीके का स्ट्रक्चर इसमें काम करने वाला है, देख लो तुम, बताओ क्या इसमें भी कोई ऐसी वैल्यू बन रही है जो साइन में ना हो। देखो वही वैल्यू है जो साइन में है, जो साइन में है वही वैल्यू कॉस में है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी वैल्यू भी 0 से लेके कहां तक जाएगी, 1 तक और -1 तक,
इसमें भी कोई नई वैल्यू नहीं बनने वाली। ठीक है, ये हो गया यहाँ का हिसाब। टेन थीटा की बात कर लेते हैं भाई। पहले ये चलो मान के चलो ये क्लियर हो गया अपना कि भाई 0 से लेके 1 और -1, साइन और कॉस क्लियर, साइन और कॉस क्लियर कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है, एक वर्ड निकल के आता है डोमेन, हिंदी में कहते हैं प्रांत, और एक होता है रेंज, परिसर। डोमेन और रेंज किस तरीके के होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कोई फंक्शन दिया x², तुम इसमें जो वैल्यू रखोगे वो तो होता है डोमेन। तुमने x जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया, कितना आया 1। तुमने x जगह पे 2 रखा, कितना आ गया 4। x जगह पे 3 रखा, ये जो थे ये वाले ये डोमेन है, और जो वैल्यू हमें मिल रही है वो रेंज है। जो वैल्यू हम उसमें रख रहे हैं वो डोमेन है, जो वैल्यू हमें मिल रही है वो रेंज है। ध्यान रहे कि अपन लगभग सभी टॉपिक्स में, जितने भी टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं एनडीए के लिए, उसमें प्रायोरिटी देंगे कि अपन इंग्लिश में पढ़ें वर्ड्स को। हिंदी में भी लिख रहे हैं संग में, है ना। अब देखो नॉलेज के मामले में अगर अपन बात कर लें तो बच्चे को ये भी नहीं पता कि परिसर क्या है। अगर कोई बच्चा ये बोल दे कि भैया मेरे को रेंज समझ में नहीं आ रही कि रेंज क्या है, तो उसको परिसर भी तो नहीं पता भाई। वो तो वर्ड समझने के ऊपर है, वर्ड का जब मतलब समझ में आएगा तो उसको रेंज भी पता चल जाएगी और परिसर भी पता चल जाएगा। वो तो वर्ड समझने के ऊपर है ना। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपन कोशिश करेंगे कि ये प्रायोरिटी जो रहे अपनी वो इंग्लिश में रहे, सभी वर्ड्स की, वोकैब की अपन कोशिश करें। हिंदी में भी भले ही चल रहे हो अपने वो वाले टॉपिक चल रहे हो, ज्योग्राफी का, साइंस का, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, अपन कोशिश करें कि वर्ड्स ज़्यादातर अपन प्रायोरिटी दें इंग्लिश में, क्योंकि वोकैब जो बोली जाती है वहाँ पर इंटरव्यू के मामले में वो इंग्लिश में रहती है। तो ज़्यादातर जितने वर्ड्स अपन को इंग्लिश में मालूम होंगे उतनी ही बेहतर अपन वहाँ पर लिख के बोल पाएंगे। ये ध्यान रखना बस, है ना। तो ये तो डोमेन और रेंज का हिसाब ऐसा है कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो डोमेन है और जो वैल्यू हमें मिल रही है वो रेंज है। अब अगर मैंने कहीं साइन थीटा बोल दिया कि भैया साइन थीटा है, तो साइन थीटा के अंदर जो मैं वैल्यू रखूंगा वो तो मैं थीटा में रखूंगा। यहाँ पर इस थीटा की जगह पर मैं जितना भी रखूंगा वो डोमेन होगा, थीटा की जगह पर जितना भी रखूंगा मैं डोमेन होगा। और जहां से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा वो रेंज हो जाएगी, जो आंसर निकल के आ जाएगा वो रेंज हो जाएगी। अब बात यह है क्या ये थीटा मना करेगा किसी वैल्यू को रखने के लिए? अभी तक तो नहीं करेगा भाई। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, अपन ने क्लास में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं स्टार्टिंग में, जिसने 11th पढ़ी है उसको पता होगा चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में बटे होते हैं, रियल में और इमेजिनरी में। इमेजिनरी वाले ये होते हैं -1, -2, -3, ये रूट के अंदर माइनस। क्या इनकी कैलकुलेशन पॉसिबल है? नहीं है। ये रूट के बाहर नहीं निकाल पाओगे तुम। जब रूट के बाहर ही नहीं निकाल पाओगे तो आंसर कैसे दे पाओगे भाई? अगर मैं तुमसे कह दूं कि 2 इंटू रूट में -4 बताओ, आंसर क्या आएगा? नहीं दे पाएंगे आंसर, क्योंकि भाई ये बाहर ही नहीं आएगा ये वाला रूट में -4। तो ये होगा इमेजिनरी। जब ये बाहर ही नहीं आएंगे तो यहां पर भी मतलब नहीं बनता इनका, तो तुम सिर्फ इमेजिनरी वाले छोड़ दो। अब इमेजिनरी वाले छोड़ दोगे तो सबके सब नंबर जितने भी दुनियादारी में बचे वो कौन से बचे? रियल, वास्तविक नंबर, रियल और वास्तविक। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी साइन के और कॉस का, वो क्या हो जाएगी? रियल, रियल नंबर। ठीक है, ऐसे करके कभी कभी बिलोंग्स टू लिख के आता है, ऐसे इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, है ना। ऐसे करके चिन्ह आएगा तो इसको एवरी बोलते हैं, ऐसे करके चिन्ह आएगा तो उसको देयर बोलते हैं। मैथ के भी अलग अलग वर्ड होते हैं, उसके हिसाब से कभी कभी अगर लिख के आ जाए तो वो ध्यान रखना, है ना। इस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं। ये तो अपन ने बहुत बार लिखा हुआ देख भी लिया होगा, सेट रिलेशन वाले चैप्टर में आता है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे करके ऐसे करके लिखा हुआ आता है। तो कहने का मतलब साइन का और कॉस का जो डोमेन हो गया वो डोमेन हो गया रियल। रियल का मतलब है तुम कोई सा भी नंबर रख सकते हो थीटा की जगह में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम लाखों में रखो, करोड़ों में रखो, पॉइंट में रखो, माइनस में रखो, कैसे भी रखो, वैल्यू तो आनी आनी है ना। अब तुम कहो कि कोई वैल्यू नहीं निकाल पाओगे भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ो, साइन 89.5 की वैल्यू दे देगा वो तो निकाल के, वो तो पूरी वैल्यू रहती है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो कोई वैल्यू रखने के लिए मना नहीं कर रहा, तो इसका मतलब रियल। लेकिन यह कि इमेजनरी हटाने पड़ेंगे अपन को, क्योंकि इमेजनरी कैलकुलेशन में नहीं आ सकते, है ना, वो हटाने पड़ेंगे। हाँ, बाकी का तो तुम कोई सा भी नंबर रख दो, सब रियल में आ जाते हैं। अब तुम कहोगे इवन और सब रियल में आते हैं, इंटीजर प्राकृत संख्या है, पूर्णांक वाले, ये सब रियल में आते हैं तुम्हारे।
परमे परमे रेशनल रेशनल सब काय में आते हैं, रियल में, वो सब रियल में आ जाए। हाँ, इमेजनरी को छोड़ दो, बाकी सब रियल ही है। अब बात करते हैं रेंज की, क्योंकि इस वैल्यू को रखने के बाद तुम्हें आंसर भी तो मिल रहा है, इस वैल्यू को रखने के बाद आंसर भी मिल रहा है, तो जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो होगी रेंज। अब अभी अभी अपन ने पढ़ लिया, ये रहा आंसर, ये वाला आंसर था अपना। अपनी वैल्यू बहुत से बहुत कहां से कहां तक जा रही है, -1 से लेके 1 तक। अब बात आ जाती है ब्रैकेट लगाने की। अगर कोई ऐसे ब्रैकेट लगा के रख दे कि -1 से लेके 1 तक ये वैल्यू है, क्या ये ब्रैकेट सही हो पाएगा साइन के लिए? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि -1 और 1 भी तो आ रहा है, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या था इस वाले का, कि ये वाले तो आएंगे ही नहीं, बीच वाले आएंगे। और अपने जो आंसर था उसमें -1 और 1 के बीच की थोड़ी है, खुद -1 और 1 भी तो आ रहा है, 90 पे 1 भी तो है, तो ये वाली वैल्यू भी आ रही है। तो इसका मतलब उनको कौन सा ब्रैकेट रखना पड़ेगा? ये वाला, थर्ड वाला, -1 से लेके +1 तक, और ब्रैकेट ये वाला कि तुम्हारे -1 से +1 के बीच की वैल्यू है, और खुद -1 और +1 भी है, ऐसा। तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा इसकी रेंज में, ये -1 से 1, ये होती है इसकी रेंज, ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें -1 से +1 के बीच में मिलेगी, और खुद -1 +1 भी मिलेगा, ये होती है इसकी रेंज। और थीटा की जगह पे तुम रियल नंबर रख सकते हो। अब कभी स्टेटमेंट में लिख के आ जाए क्या साइन थीटा इक्वल टू 12/5, क्या ये करेक्ट है? 12/5 भाई पाइथागोरस थ्योरम जैसी बात हो गई ना, क्या ये वैल्यू करेक्ट हो पाएगी? चलो देखते हैं, डिवाइड करो जरा, 2.4, क्या ये पॉसिबल है? 2.4 भाई अभी अपन ने बात खत्म करी है, अभी अपन ने बात खत्म करी है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी, 1 से ऊपर जाएगी नहीं। और ये 12/5 कितना है? तो 1 से ऊपर निकल गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो, ऐसे। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में भैया, कि वहां पे वो स्टेटमेंट लिख देगा 3, और उन 3 स्टेटमेंटों के फिर नीचे ऑप्शन देगा उसमें कि भैया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्या ये करेक्ट होगा? 0.6 आ जाएगा भाई, है ना, 0.6 यहां पे हो जाएगा, ये इस जगह पे है ना, 0.6 आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 11/8, क्या ये पॉसिबल होगा? 11/8 1 पॉइंट में आ रही है, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 से ऊपर जा ही नहीं सकते हो। तुम्हारे पास लिमिट लगी है -1 से लेके +1, बस यहां तक रहोगे तुम, इसी में यहां तक पहुंच जाओगे या यहां पे पहुंच जाओगे, बस इससे ऊपर नहीं जाओगे, इससे नीचे नहीं आओगे। क्या ये पॉसिबल हो जाएगी? हाँ थोड़ा सोचो, हाँ सोच के जवाब देना। माइनस के 0.66 यहाँ मिल जाएगा, समझ रहे हो? -1 से इधर जाओगे तो -1 पॉइंट में वैल्यू रहेगी, है ना, -1 पॉइंट में, 0 पॉइंट में तो यही मिलेगा ना, ये रहा 0, इधर की साइड की 0 पॉइंट की, इधर की साइड की माइनस के 0 पॉइंट की, ये पूरी वैल्यू तुम्हें यहीं पे मिलनी है। तो ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल हो जाएगी, ये मिलेगी यहाँ पे। कौन सी नहीं मिल पाएगी? ये नहीं मिल पाएगी, देख लो, माइनस के मान के चलो 12/5, ये नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा माइनस के 2 पॉइंट में हो जाएगा, माइनस के 2 पॉइंट में, -1 से नीचे उतर गए, -1 से नीचे नहीं जा पाओगे, ये होती है। तो ये स्टेटमेंट में अपन को ध्यान रखना है, वो तो क्लियर लिमिट लग गई ना उसकी, -1 से +1। अब -1 से +1 में जो भी वैल्यू बीच में मिलनी है वो 0 पॉइंट में रहेंगी, 0 पॉइंट में या फिर तो माइनस में हो या फिर तो प्लस में हो, -1 से नीचे नहीं जा सकते और +1 से ऊपर नहीं जा सकते, ये इसके इधर नहीं जा सकते और इसके ऊपर नहीं जा सकते, ये लिमिट लग गई अपनी, ठीक है ना। चलो पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ाते हैं। एक ही पेज पर दोनों साइड में लिखना, एक पेज पर ये वैल्यू चार्ट लिख लेना और इधर के पेज देखो 10 की वैल्यू 0 की 0 रहती है, इसकी रहती है 1/√3,
फिर रहती है 1, फिर रहती है √3 और फिर रहती है इन्फानाइट, है ना। कॉट की वैल्यू इसी के इधर से √3, 1, 1/√3 एंड 0, ये चारों, इनको लिख लो जरा वहीं की वहीं, पहले से लिख के रखना संग में। 0, 1/√3, अगर मैं √3 1.73 होगा, ठीक है। अगर मैं 1.7 का 1 में डिवाइड करता हूँ तो लगभग मैं 0.6 के आसपास आ जाऊँगा। 0.6, 1, फिर 1.73 और फिर उसके बाद इन्फानाइट। अब दिमाग देना, 0 से तुम शुरू हो रहे हो और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हो? इन्फानाइट पे। क्या कोई बीच में वैल्यू बची? नहीं बची भाई, 0 से लेके इन्फानाइट पे पहुँच गए ना तुम। 0 से लेके अगर तुम इन्फानाइट पे पहुँच गए तो बीच की हर एक वैल्यू शामिल हो गई, बीच की हर एक वैल्यू शामिल हो गई, एक ही वैल्यू नहीं बची। अगर तुम इन्हीं को ही फिर माइनस में लिख दो, इन्हीं को अगर तुम माइनस में लिख दो तो माइनस के 0.6, माइनस के 1, माइनस के 1.73, माइनस के इन्फानाइट, मतलब सब आ गए। मतलब 0 से इन्फानाइट तक के भी सब आ गए और 0 से माइनस इन्फानाइट के भी सब आ गए, कोई बचा ही नहीं है बीच में। एक बार अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं 0 से इन्फानाइट तक जा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं बचा, अब सब इसमें आ जाएंगे। तुम कितने भी गिन लो, 10 लाख 50 लाख कितने भी गिन लो, सब आ जाएंगे ना इसके बीच में, कोई नहीं बचा। माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे तो इधर भी कोई नहीं बचा। तो इसका मतलब तुम समझ रहे होगे कि भैया जो tan थीटा की रेंज होगी वो तुम्हारी हो गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये हो गई रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बताओ ब्रैकेट कौन सा लगाऊं? स्मॉल वाला, क्योंकि भाई तुम बड़ा ब्रैकेट लगाओगे तो भैया ढूंढ के कहां से लाओगे इन्हें? इन्फिनिटी वाले ढूंढ के थोड़ी लाए जा सकते हैं। इन्फिनिटी तो एक बोल, वो तो खुद ही नॉन डिफाइन है, वो तो उसके बारे में हमें खुद परिभाषा नहीं पता उसकी, तो इसीलिए उस पर बड़ा ब्रैकेट तो नहीं लगा सकते। ये होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो जैसा tan होगा वैसा ही कॉट होगा, जैसा साइन था वैसा ही कॉस था, क्योंकि साइन और कॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थी, तो tan और कॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम रहेंगी। तो इसमें भी भैया सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी वैल्यू। ये हो गई इसकी रेंज। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। देखो अब डोमेन का हिसाब ऐसा है कि भाई तुम रखने को तो रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर तुम 90 डिग्री रखते हो तो इन्फिनिटी को ढूंढ के कहां से लाओगे? अगर तुम tan में 90 रख दो तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ढूंढ के कहां से लाओगे? इसीलिए ये जो डोमेन वाली सीरीज है ना वो इसको डिनाई करेगी, इन्फिनिटी वाले को। अब इन्फिनिटी तो रेंज है, डोमेन क्या है? 90। तो 90 तुम्हारा डोमेन नहीं हो पाएगा। फिर क्या डोमेन नहीं हो पाएगा? 90। क्या लेकिन अकेला 90 पे ही इन्फिनिटी आएगा? तुम भैया 90 को घुमा दो 180, 270 पे फिर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर 180 घुमा दो 450, फिर से आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब तुम समझ रहे हो कि 90 में अगर तुम 180 180 180 घुमाते जाओ तो उन सभी वैल्यूज पे इन्फिनिटी आना है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू डोमेन में हो ही नहीं सकती, ये वाली वैल्यू डोमेन में हो ही नहीं सकती। इनके अलावा तुम कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे इनको मैं हटाऊं कैसे? भाई ऐसे क्या मैं गिनती करके लिखूंगा बार बार इनको? भाई क्या अपन ऐसे करके गिनती करके लिखना पड़ेगा बार बार? भाई गिनती करके कितना लिख लेंगे अपन? तो गिनती करके नहीं लिखेंगे अपन, इसका एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है जहां जहां पे इन्फिनिटी आ रहा है 90 वाली सीरीज में, उसका होता है 2n + 1 π/2, ये होता है। देखो अब तुम इसमें रखो n की जगह पे रखो 0, ठीक है भाई। तो बन अकेला बचेगा और बन का π/2 मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 अकेला बचेगा। और पाई की जगह पे कितने डिग्री रखा जाता है? 180। 2 से काटोगे 180, कितना बचा? 90, आ गया 90। अब तुम एक रख के देखो यहीं पे बन, 2 एकम 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, 3π/2। तो देखो 3 की जगह पे 180 और बटे में काटोगे कितना हो जाएगा? और 9 कितना हो जाएगा? ये आ गया। ऐसे ही करके n की जगह पे 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अगर तुम ऐसा करते हो 2n + 1 π/2,
तो n की जगह पे अगर तुम 0 रखते हो तो π/2 अकेला बचेगा जो कि 90 हो जाएगा। n की जगह पे अगर तुम 1 रखते हो तो 2 बन जा 2 + 1 π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2 जो कि हो जाएगा 270। n की जगह पे अगर तुम 2 रखते हो तो 2 2 जा 4 + 1 π/2 जो कि हो जाएगा 5π/2 जो कि हो जाएगा 450। ऐसे ये सभी वैल्यू आ जाएंगी इसमें से, और तुम्हें ये वैल्यू रखनी नहीं है डोमेन में क्योंकि इन्फिनाइट आ रहा है। तो इसीलिए अपन इसका डोमेन क्या लिखेंगे, पूरे रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसमें से ये वाला हटाओ 2n + 1 π/2, ये हटाओ, ठीक है। तो r - 2n + 1 π/2 ये हट जाएंगे। ये पूरी सीरीज हट गई कि नहीं हट गई, एक ही फॉर्मूले में, एक ही फॉर्मूले में तुम्हारे 90, 270, 450 सब सीरीज हट गए, माइनस कर दिया। ऐसे लिख के आता है या फिर ऐसे भी लिख के आता है, थीटा बिलोंग्स टू आर बताया था अपन ने, ये वाला बिलोंग्स टू वाला, थीटा जो है आर को बिलोंग करता है, थीटा जो है रियल नंबर की तरफ, रियल नंबर की साइड, मतलब उसकी साइड में है, ऐसे करके। अब tan अगर 90 पे इन्फिनाइट देता है तो क्या cot 90 पे इन्फिनाइट देता है क्या, cot 90 पे इन्फिनाइट नहीं देता। cot कितने पे देता है, 0 पे। अब देखो ये वाली लिख ली अपन ने, वाली सीरीज। अब देखो अगर मैं 0 पे इन्फिनाइट दे रहा हूं तो 0 के बाद 180 घुमाऊंगा तब आएगा माइनस के इन्फिनाइट, फिर मैं 180 और घुमाऊंगा 360 पे आएगा इन्फिनाइट। तो ये वाली सीरीज अलग हो गई, वो वाली सीरीज अलग थी, 90 वाली थी, ये वाली सीरीज 0 180 वाली है। इस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n पाई। n की जगह पे तुम 0 रख दो तो 0 हो गया, आ गई वैल्यू 0। n की जगह पे तुम 1 रख दो तो पाई अकेला बचेगा जो कि कितना हो जाएगा 180। n की जगह पे 2 रख दो जो कि हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 300। और तुम्हें यही हटाने हैं, यही हटाने हैं n पाई वाले। तो n पाई वाले हटाने हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे r - n पाई, ऐसे करके। मतलब तुम पूरे रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन तुम किसको छोड़ दो, इसमें ये वाली सीरीज को और इसमें ये वाली। और सेम हिसाब इधर है, जरा कॉसेक और सेक को देख लो। कॉसेक 0 पे इन्फिनाइट देता है, कॉसेक का इन्फिनाइट 0 पे होता है ना। ये वैल्यू लिखी है अपनी, ये देखो कॉसेक 0 पे इन्फिनाइट होता है, साइन का उल्टा होता है, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 अपन में √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सेक तुम्हारा कॉस का उल्टा होता है, इसी को लिख लो 1 2 2 अपन में √3 √2 2 इन्फिनाइट, ऐसे करके। अब देखो कॉसेक का इन्फिनाइट 0 पे है और सेक का इन्फिनाइट 90 पे है, तो भैया कॉसेक वाले में 0 वाली सीरीज हटेगी और सेक वाले में 90 वाली सीरीज हटेगी। तो कॉसेक और सेक, कॉसेक में गई 0 वाली सीरीज और सेक में गई 90 वाली सीरीज, ये गायब हो गए। अब तुम्हारे बचे कौन से वाले, इसकी रेंज बची कॉसेक की और सेक की। tan और cot में तो रेंज में सब आ गए, उसमें तो कुछ नहीं बचा, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। अब तुम tan में चाहे कितना भी रखो, tan थीटा = 5 लाख रखो, 50 लाख रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan थीटा में सब वैल्यू आ जाएंगी इन्फिनाइट। माइनस में भी रख लो कितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉस में नहीं रख सकते थे, क्योंकि भैया साइन और कॉस में 0 से 1 और -1 बस इसके बीच में रहते हैं। कॉसेक और सेक की वैल्यू की बात कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो देखो भाई कॉसेक और सेक एक ही सिस्टम है, सेम वैल्यू है उनकी, तो है ना, कॉसेक और सेक की। जरा बात करते हैं इसकी। देखो भाई 1 से शुरू कर रहे हो तुम, है ना, 1 से शुरू कर रहे हो, 2 अपन में √3 फिर √2 फिर आ रही है तुम्हारे 2 और इन्फिनाइट, ठीक है भाई। ये हो गया 1, √3 की वैल्यू 1.73, डिवाइड कर दोगे 1 पॉइंट लगभग 2 के आसपास आ जाओगे, √2 हो गया 1.414, ये हो गया 2 और ये हो गया इन्फिनाइट। अब देखना 1 से शुरू हुए, कहाँ पे पहुंच गए, इन्फिनाइट पे। अब जरा माइनस की बात कर लेते हैं, -1 -1.2 माइनस के 1.414 और माइनस के 2 और माइनस के इन्फिनाइट, ये भी हो गए कवर। अब यहाँ पे एक चीज
क्या कहीं जीरो टकराया अपन से? तो तुमने क्या किया, तुम 1 से लेके इन्फानाइट तक तो तुम गए, और इधर तुम -1 से लेके -इन्फानाइट तक गए, बीच में यहां पर तो तुम कभी आए ही नहीं, ये वाली वैल्यू पे तो तुम आए ही नहीं हो। तुम 1 से लेके इन्फानाइट तक गए हो, -1 से लेके -इन्फानाइट तक आए हो, बीच में कहीं पर लिखा ही नहीं है 0 पॉइंट वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो तुम्हें मिलेगी नहीं इसमें, ये वाली वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक होगी भाई, -1 से लेके -इन्फानाइट, 1 से लेके इन्फानाइट, ये होगी। ब्रैकेट की बात कर लेते हैं भाई, ब्रैकेट की बात कर लेते, देखना ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी -1 से लेके -इन्फानाइट, फिर यूनियन लगा दो, यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बो होता है, मिक्स, है ना। ब्रैकेट अभी लगा नहीं रहा हूं, ब्रैकेट अभी तुमसे पूछूंगा, और 1 से लेके इन्फानाइट ऐसे करके ये भी हो जाएगा सेम, -1 से लेके -इन्फानाइट और 1 से लेके इन्फानाइट, ये होगा। देखो इसमें भी यू लगा दो, ठीक है भाई, सेम ही रहेंगी वो तो। अब मुझे बताओ ब्रैकेट कब कौन सा लगाएं? इन्फानाइट के लिए तो लगाओ स्मॉल वाला, ये तो तुम कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे भाई। और -1 और 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उस वैल्यू में? मिल रहा है, तो उसके लिए कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? ये वाला, ऐसे जी, क्योंकि 1 मिल रहा है उसमें, -1 मिल रहा है ना, इसीलिए वो उसके लिए वाला ब्रैकेट आ जाएगा। और इन्फानाइट कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो ये वाला ब्रैकेट, ऐसे लगते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ध्यान रहा, ये दोनों बहुत ऐसे एक काम में आते हैं, ये हर जगह पे काम आते हैं ऐसे, ठीक है। जो वैल्यू मिल रही है उसके लिए वाला, और जो नहीं मिल रही उसके लिए वो वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये होती हैं डोमेन और रेंज, जो तुम्हें ये बताती हैं कि असल में साइन कॉस की वैल्यू या फिर इन सब की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज 12th में पेपर में बोर्ड के हिसाब से ओटी में आती है, एमसीक्यूज में आती हैं, ये ओटी में आता है 12th में। बाकी का एनडीए में इसकी स्टेटमेंट बनती हैं। स्टेटमेंट में क्या करेंगे, वैल्यूज लिख के दे देंगे, 3 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें तुम्हें चेक करनी पड़ेगी कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है, ऐसे। तो डोमेन और रेंज भी लिख के देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इसको बना लेना, हाँ क्या लिखा था अपन ने अभी, इसको बना लेना। इन वाली वैल्यूज का खासकर ध्यान रखना कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, है ना, डिफर करती हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये वैसे तो देखो इस टेबल में भी तुम्हें अंदाजा आप तो इसी में समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि अपन ने इस तरीके से समझा है, तो ये इसमें ही अंदाजा तुम्हें लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक पहुँच सकती है। बस इसमें माइनस और जुड़ जाते हैं, तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। तुम डोमेन के मामले में तुम सब में रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन इन्फानाइट जब आएगा तब नहीं रख सकते। तो tan और cosec ये तुम्हें 0 पे इन्फानाइट देते हैं, है ना, सॉरी tan तो 90 पे इन्फानाइट देता है, cot और cosec तुम्हें 0 पे इन्फानाइट देते हैं। तो 0 पे इन्फानाइट देने वाले जो होंगे वो 0 वाली सीरीज जो होगी n पाई वाली होगी, तो n पाई वाली इसमें से हट जाएगी। और tan और sec 90 पे इन्फानाइट देते हैं, तो 90 वाली सीरीज इसमें से हट जाएगी। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो साइन और कॉस की रेंज -1 से +1 तक ही पहुंच पाती है, ठीक है। 1 से ऊपर की वैल्यू नहीं मिलेगी, -1 से नीचे की वैल्यू नहीं मिलेगी। tan और cot में तुम्हें हर एक वैल्यू मिलेगी, -इन्फानाइट से लेके +इन्फानाइट तक। cosec और sec में -1 और +1 के बीच का गैप खाली हो गया बस, हाँ 0 पॉइंट नहीं आएगा, कहने का मतलब 0 पॉइंट में भी नहीं आएगा। कि कहीं पर अगर स्टेटमेंट में कोई पेपर में आया क्वेश्चन कि भाई cosec थीटा इज इक्वल टू क्या 9/11 पॉसिबल होगा, डिवाइड करो 0.88, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि cosec और sec तुम्हारे -1 से +1 में नहीं आता है, उसके बीच में नहीं आता। साइन और कॉस वाली जो वैल्यू आती है वो cosec और sec में नहीं आती, ऐसा हिसाब है। साइन और ये वैल्यू साइन कॉस में मिल जाएगी तुम्हें, cosec और sec में नहीं मिलेगी, है ना। sec थीटा इज इक्वल टू 5/13 नहीं मिलेगा, है ना, ये भी 0 पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा 1 से ऊपर की वैल्यू अगर रहेंगी, जैसे इसी को तुम 13/5 लिख दो, लो ये मिल जाएगा, है ना, डिवाइड कर दो 2 पॉइंट में, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 से ऊपर की और -1 से नीचे की ये दोनों वैल्यू cosec और sec में मिल जाएंगी, उसके बीच की वैल्यू नहीं मिलेंगी। और साइन और कॉस जस्ट इसका उल्टा था, वैसे भी उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, है ना, तो रिवर्स के हिसाब से इन्हें ध्यान रखना है, ये वाले लिख लेना। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं अभी पेपर में, है ना, मतलब अगर अपने पेपर में स्टेटमेंट आई उसमें वैल्यू लिख के दे देंगे, वो बटे में लिख के दे देंगे, फिर वो तुमसे पूछ लेंगे इसमें से कौन सी वाले वैल्यू सही है कौन सी वाली वैल्यूज